नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज है उसका हम 8वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। हमें पूछा गया कि जो हमारी ह्यूमन स्कल है, खोपड़ी के अंदर बोन्स की संख्या पूछी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 22। 22 हड्डियां होती है हमारी खोपड़ी के अंदर। किस तरीके से होते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की, मतलब जो हड्डी जो हमारी खोपड़ी है उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं। इसके बाद में फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब हमारे जो चेहरे की हड्डियां हैं वो होती हैं 14। हायोइड बोन होती है गले के अंदर, एक उसकी संख्या है। और इसके बाद में है ईयर ऑसिकल्स, ये 6 होती हैं। एक कान में 3 और दूसरे में भी 3, तो टोटल 8, 14, 1 और 6, टोटल 29 हड्डियां हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि हमारा जो ह्यूमन स्कल है, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो स्कल में 8 और 14, 22 टोटल ये हड्डियां होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, जहां कहीं भी लॉजी नाम आ जाए इसका मतलब स्टडी करना है। और ओस्टियो जहां पर नाम है, ओस्टियो बोन्स से रिलेटेड है, हड्डियों से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोन्स। बी इज द करेक्ट आंसर। चाल की इकाई हमसे पूछी गई है। स्पीड की जो यूनिट है वो क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा हम इंक्लूड करते हैं जब हम स्पीड की बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी की स्पीड है 10, तो 10 का मतलब कुछ भी नहीं हो गया। 10 किलोमीटर पर आवर कहेंगे तब वो सही होगा, वो उसकी स्पीड है। इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। टॉर्सो का किसी एक और झुकाव किस प्लेन और अक्ष का उदाहरण है? देखिए, प्लेन और एक्सिस का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। टॉर्सो क्या होता है? आपकी जो नेक है और आपके पैर हैं, इसके बीच का जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम टॉर्सो। जैसे कि आपने एथलेटिक्स के अंदर देखा होगा, जो फिनिश होती है वो टॉर्सो फिनिश लगभग हमें देखने को मिलती है। टॉर्सो फिनिश का मतलब ये हो गया कि मान लो आप फिनिशिंग लाइन पे हो और 100 मीटर स्प्रिंट को देख रहे हो, तो आप उसमें देखोगे प्लेयर्स अपना टॉर्सो, मतलब ये वाला हिस्सा, उस लाइन के आगे लेकर आते हैं। इसलिए हमसे पूछा गया है कि टॉर्सो का एक और झुकाव, मतलब अगर ये टॉर्सो इस साइड झुक जाता है तो वो कौन से प्लेन का या फिर कौन से एक्सिस का एग्जाम्पल है? तो वो है फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस। देखते हैं किस तरीके से है। ये देखिए, इन दोनों को आप समझिए। सैजिटल एक्सिस हमारे आमने सामने होता है, हमारी जो बॉडी है उसके गो थ्रू एक लाइन चली जाती है, वो एक्सिस है। और फ्रंटल प्लेन इस तरीके से है। प्लेन और एक्सिस मैंने आपको बताया था कि हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, इससे ना तो कम होगा ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो फ्रंटल प्लेन जो हमें सामने जो मूवमेंट होती हैं, साइड में जो मूवमेंट होंगी वो फ्रंटल प्लेन में होंगी, और इसका अगर 90 डिग्री बात करें तो वो हो जाएगा सैजिटल एक्सिस। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशियां क्या करती हैं? इसमें ना ही छोटी होती है ना ही बड़ी होती हैं। देखिए, ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। मेट्रिक का मतलब होता है मीटर। मीटर से आप इसको समझ सकते हो। मीटर मतलब जो भी मेजरमेंट है उसकी हम बात करते हैं। कोई भी मसल अगर उसका मेजरमेंट या फिर उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा। और आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा मांसपेशीय संकुचन जिसके अंदर मेजरमेंट में उस मसल के कोई चेंज नहीं होता, तो वो हमारा होता है आइसोमेट्रिक। इसीलिए ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्कैपुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपको पता होगा, ये ऑन दी अपर साइड। अपर साइड में कहाँ पर? ये देखिए, ये स्कैपुला बोन है और यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट है। ये हमारी पीठ के पीछे की सबसे ऊपरी हड्डी होती है स्कैपुला। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें शरीर की किस अवस्था में अध्ययन किया जाता है? देखिए, मैकेनिक्स हमारी ये फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोशन की स्टडी हम करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं हम मैकेनिक्स के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बल के कारणों की व्याख्या की जाती है। देखिए, ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। पहले हमने मोशन की स्टडी मैकेनिक्स के अंदर देख ली, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर ऐसी एक कौन सी ब्रांच है जिसमें हम जो फोर्स हैं, हमारे जो बल हैं, उसके कारणों का, उनके कॉजेज का पता लगाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट के जो वीडियोस हैं उनमें हमने काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है टेस्ट नाम करके। फिजिकल एजुकेशन जो टेस्ट है, अभी तक के हमने ये 8वां पार्ट चल रहा है। तो पहले का पार्ट है, उनमें काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पन्न बल का अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक्स। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करते हैं हम? जो फोर्स है, जो हमारा फोर्स जनरेट हुआ है, उसकी हम स्टडी जब करते हैं वो करते हैं काइनेटिक्स के अंदर। देखिए, कॉज जब हम बात करेंगे, कारण बात करेंगे, उसमें काइनेमेटिक्स आ जाएगा।
और जो फोर्स ओनली की बात करेंगे, केवल फोर्स की बात करेंगे जो जनरेट हो रहा है, उसमें काइनेटिक्स आएगा। तो इन दोनों में यही फर्क है। काइनेमेटिक्स, मैटिक्स मतलब कारण। नेक्स्ट है आंतरिक कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनल स्केलेटल सिस्टम में शामिल है। 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इंटरनल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किस किस से बना है। राइट आंसर हो जाएगा बोन्स और कार्टिलेज। बी इज द करेक्ट आंसर। बोन आपको पता है ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं और कार्टिलेज उनसे थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ओस्टियोलॉजी। डी इज द करेक्ट आंसर। कुबड़ के रूप में भी जाना जाता है हम्प बैक। हम्प बैक का मतलब क्या हो गया, देखिए ये मान लो आपकी नॉर्मल कमर है और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ज़्यादा कर्वी हो जाता है, यहाँ से ये निकल जाता है, इसको कुबड़ बोलते हैं या फिर हम्प बैक बोलते हैं। तो इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं वो हमसे पूछा गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम काइफोसिस भी बोलते हैं। काइफोसिस इज द करेक्ट आंसर। काइफोसिस और कुबड़ से आप इसको याद कर सकते हो। और इंग्लिश में बात करें तो इसको हम्प बैक बोलते हैं। हम्प होता है ऊंट के ऊपर, अगर आपने ऊंट देखा होगा तो उसके ऊपर एक ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हम्प बोलते हैं। ऐसे ही इंसान में अगर पीठ के पीछे ये हिस्सा उठ जाता है तो बैक उसकी हम्प हो जाती है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। बॉक्सर की मांसपेशियां कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा सेटस एंटीरियर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। खुले वातावरण में फेंकी गई किसी वस्तु का मार्ग कहलाता है। देखिए एक ओपन इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हमने कोई वस्तु थी इसको हमने फेंक दिया और फेंक के यहाँ पर आ गई। अब उसका जो पाथ है इसके बारे में हमसे पूछा गया है, ये जो रास्ता है इसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पैराबोला। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। खेलकूद की गतिविधियों में किस प्रकार का उत्तोलक सबसे अधिक प्रभावी है? देखिए जब भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो आपको एक ही ध्यान में रखना है, टाइप 3 जो हमारा लीवर है वो ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा काम में आता है और इसको स्पीड से भी हम डिनोट करते हैं, इसको स्पीड लीवर भी बोलते हैं। आर्म्स की ऊंचाई में कौन सी पेशी शामिल है? तो आर्म्स की ऊंचाई में हमारी डेल्टोइड शामिल होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। डेल्टोइड मसल कहाँ होती है? आपका जो कंधा होता है शोल्डर जॉइंट, यहाँ पर डेल्टोइड मसल पाई जाती है। ये पीछे इसके स्केपुला आ गई और यहाँ पे आपका नीचे का टॉर्सो आ गया, यहाँ पर आपकी गर्दन है और यहाँ पर होती है डेल्टोइड मांसपेशियाँ। ये क्या काम करती हैं? हमारी जो आर्म है उसकी हाइट को उठाने का या फिर उनको ऊंचा उठाने का काम करती हैं। शरीर में लंबी अस्थि का क्या कार्य है? तो लंबी अस्थि लीवर की तरह काम करती हैं। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। लीवर क्या करता है? एक छड़ हम बोल सकते हैं, एक स्टिक बोल सकते हैं जो कि किसी वस्तु को उठाने में, उसको ले जाने में और पावर जनरेट करने में काम आता है। तो जो हमारी लंबी हड्डियां हैं, लंबी हड्डियां क्या काम आती हैं? लीवर की तरह हमारी बॉडी के अंदर वो काम करती हैं। वर्टिकल एक्सिस गुजरता है, तो वर्टिकल देखिए ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है। वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरता है हमारा? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, लंबवत ही हो गया। जैसे कि ये मान लो ग्राउंड है और ये इसका लंबवत हो गया। अगर हम इसको ग्राउंड माने तो ये इसका लंबवत है, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्सिस और प्लेन को हमने किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है उसके अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहे तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस टॉपिक को हमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोशिश करेंगे यूट्यूब पे इस टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लें। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमर कहाँ होती है? हमारे जो पैर की हिप और घुटने के बीच की जो अस्थि होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। एगोनिस्ट पेशियों में मांसपेशियां हैं। देखिए एगोनिस्ट मसल्स के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या फ़र्क होता है। एगोनिस्ट मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर जो प्राइम मूवर है, अब ये नया नाम आ गया कि प्राइम मूवर क्या होता है। तो प्राइम मूवर वो मसल होती है जिसकी वजह से वो काम सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। जैसे कि आप मान लो कोई डंबल उठा रहे हो, ये आपकी कोहनी है और यहाँ से आप डंबल उठा रहे हो, उसके अंदर जो प्राइम मूवर मसल है वो आपकी हो जाएगी बाइसेप। लेकिन एक उसके ऑपोजिट भी मसल काम करती है, वो करती है ट्राइसेप। तो इसमें ट्राइसेप जो मसल है वो एंटागोनिस्ट है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट में जो मसल्स काम करते हैं उनको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एक सिनर्जिस्ट भी बोलते हैं। सिनर्जिस्ट क्या होती है? कोई भी मूवमेंट होती है उसमें ओनली ये दो ही मसल काम नहीं कर रही, और भी बहुत सारी मसल्स काम करती हैं जो इस काम को सपोर्ट कर रही हैं, जो इस मोशन को हेल्प कर रही हैं, उनको सिनर्जिस्ट बोलते हैं। तो इन तीनों जो टर्म्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एगोनिस्ट मांसपेशियां क्या करती हैं? विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड, ये मुख्यतः गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर गति है तो इसको हम मोशन भी बोल सकते हैं। मोशन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा, स्पीड नहीं होगा।
मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो सबसे छोटी अस्थि मानव शरीर की स्टेप्स कहाँ पर होती है? ये हमारे कान के अंदर होती है, बहुत छोटी हड्डी होती है ये। आपका जो नाखून है, नाखून से भी छोटी हड्डी पाई जाती है हमारे कान के अंदर। एक धावक जो 100 मीटर दौड़ को 10 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। 100 मीटर है, 10 सेकंड में कर रहा है, इसका मतलब एक से ही एक कट जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा है 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ये हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा। और अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल निकालने के लिए ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर, इस तरीके से मैथ में होता रहता है। ऐसे d/t ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी थी। d हमें दे रखा है, d क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस 100 मीटर है और 10 सेकंड का उसमें टाइम लग रहा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 10। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मीटर में हम डिनोट करते हैं और नीचे सेकंड है, सेकंड को हम अपॉन में ले जाएंगे, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धावक पर दौड़ की समाप्ति के ठीक पहले लगने वाला बल कौन सा होता है? सारे बल लगते हैं उसके ऊपर। जब भी कोई रनर या फिर कोई भी दौड़ लगाता है तो रेस जब कंप्लीट करता है या फिर उससे लास्ट में कौन से बल उस पर काम करते हैं, कौन से फोर्स उस पर काम करते हैं, तो ये तीनों बल उस पर काम करते हैं और भी बहुत सारे उससे फोर्स लगते रहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तोलक में वजन बल तथा आलंब के बीच में होता है? मतलब क्या पूछा गया है कि हमारा जो वेट है वो किसके बीच में होगा? फोर्स और फलकम के बीच में होगा। फलकम को हम एक्सिस भी बोलते हैं और यहाँ पे क्या होगा? वेट होगा, या फिर इसको हम लोड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर होगा फोर्स। तो ये जो फिनोमिना है ये किस में बनता है? ये बनता है हमारे टाइप सेकंड लीवर में। राइट आंसर हमारा इसमें सी हो जाए, सी इज द करेक्ट आंसर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों ओर निम्न में से गति होती है, तो इसके अंदर सारी गतियाँ होती हैं, सारी इसमें मोशंस होते हैं, सारे मोमेंट इसमें हम देखने को मिलते हैं। स्ट्रेचिंग होता है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपरटेंशन, ये सारे होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किन्शियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के हमारे जो वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर किन्शियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के 10 वीडियोज़ हैं। उसके अंदर आपको जो बेसिक है किन्शियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का वो आराम से कवर हो जाएगा। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और सभी जो मूवमेंट्स हैं उनको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? जो हमारी बोन्स हैं उनकी जो सेल है उनको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ओस्टियोसाइट। बी इज द करेक्ट आंसर। साइटोलॉजी आपने सुना होगा। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है या फिर किसकी स्टडी है? वो है सेल की स्टडी। तो बोन की जो सेल है, तो बोन का हमें पता है, उससे पहले हम ओस्टियो लगाते हैं, तो ओस्टियो और साइटो, इससे हमारा बना है ये ओस्टियोसाइट। इस तरीके से आप इसको समझिए। ऐसे अगर वर्ड्स को आप तोड़ लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे एग्जाम में। चाल का सूत्र क्या है? हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला ऑफ मूव नहीं है, यहाँ पे स्पीड आएगा। स्पीड का फॉर्मूला हमने देख लिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इजकल टू डी अपॉन टी। आपको समय बराबर दूरी बटा अगर चाल पता है तो सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। अगर हम दूरी निकालनी है वो में, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग पेशी कब संकुचित होती है? पहले तो जान लेते हैं हैमस्ट्रिंग मसल हमारी कहाँ होती है। तो आपकी जो थाई है, थाई की पीछे की जो मसल है उसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। तो ये कब होती है? इन ए स्ट्रेच नी, खींचे हुए घुटने में। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब यहाँ पर घुटना है और घुटने को आप मोड़ते हो, घुटने को आप पीछे की तरफ मोड़ते हो, तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और घुटने को जब आगे की तरफ लेकर जाते हो तब ये मसल एक्सटेंशन पोजिशन में आ जाएगी। कौन सी मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का काम करती है? हमारा जो थंब है, 2 3 4 5, ये 5 उंगलियां हो गई और ये हमारा थंब है। तो थंब जब घूमता है, चारों तरफ घूमता है, उसको घुमाने का कौन सा मसल काम करती है? उसको बोलते हैं थेनर मसल। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। गति के अध्ययन के लिए निम्न की आवश्यकता है। हमारा जो स्टडी ऑफ मोशन है उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें ये सभी चाहिए, टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी। समय, दूरी और वेग, इन तीनों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तीनों की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम स्टडी ऑफ मोशन की बात करते हैं। लेटिसमस डोर्सी उपस्थित है, तो हमारी जो पीठ है, पीठ के पीछे इस तरीके से ये मसल होती है, ये लेटिसमस डोर्सी है, और इसमें दिया भी होगा आंसर में, इन द बैक, पृष्ठ पीठ के भाग में। हमारा जो पीठ है उसके पीछे में सबसे बड़ी मसल होती है लेटिसमस डोर्सी।
कोहनी मोड़ने की क्रिया निम्न द्वारा होती है। देखिए, जब हम एल्बो को मोड़ते हैं तो यहाँ की जो मसल है उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाइसेप्स इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें ये पूछा जाता कि कोहनी मोड़ने के अंदर कितनी मसल्स काम में आती हैं, तो तीनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं, क्योंकि कोहनी मोड़ने के अंदर कहीं ना कहीं डेल्टोइड जो हमारी शोल्डर की मसल है उसकी भी हेल्प हमें मिलती है, और ट्राइसेप तो हेल्प करती है, इसके साथ साथ बाइसेप इसमें प्राइम मूवर का काम करती है। इसलिए हमारे जो एल्बो है उसको बेंड करने के लिए बाइसेप मसल प्राइम मूवर का काम करेगी, इसलिए ये ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट है। लॉर्डोसिस इसे भी कहा जाता है। लॉर्डोसिस हम बोलते हैं होलो बैक को। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। लॉर्डोसिस में क्या होता है? आपकी जो स्पाइन है वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है, और यहाँ पर ये जो खाली जगह है ये होलो, इसको हम बोल देते हैं होलो और बैक। जब हमारी बैक है वो होलो टाइप की हो जाती है, इसलिए इसको होलो बैक बोला जाता है। और टेक्निकल अगर लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। वह अस्थि कोशिकाएं जो हड्डियों के निर्माण में शामिल होती हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक है ब्लास्ट और एक है ऑस्टियोक्लेस्ट। तो हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हमारी जो बनी होती हैं वो ऑस्टियोक्लेस्ट, मतलब जब भी हमारी बोन्स रिपेयर होती हैं, हड्डियां बन रही होती हैं, उनको ऑस्टियोक्लेस्ट बनाती हैं। ये हमारी सेल्स होती हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? हड्डियों का निर्माण करने का काम आती है। इस तरीके से आप इन दोनों को समझ सकते हो। नई हड्डियां बनाने का काम ऑस्टियोब्लास्ट करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट उनकी मरम्मत या फिर उनकी मेंटेनेंस का काम करती है। थोरेसिक कंकाल तंत्र बना होता है तो ये दोनों से बना होता है, कार्टिलेज और बोन्स दोनों होती हैं। थोरेसिक जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो, थोरेसिक स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये बीच में जो स्टर्नम बोन है उसके साइड में ये पसलियां लगी होती हैं, जिनकी संख्या होती है 24। ये किससे बना होता है? बोन्स और कार्टिलेज, इसके अंदर दोनों होती है। थोरेसिक शरीर दीवार की मांसपेशियां क्या हैं? जो मसल्स हैं थोरेसिक बॉडी, वो क्या है? वो है डायफ्राम। ये देखिए, ये आपका जो थोरेसिक एरिया है इसके नीचे होता है डायफ्राम। इसके बारे में हमसे पूछा गया है। थोरेसिक बॉडी वॉल का काम ये करती है, क्योंकि ये इस तरीके से एक दीवार की तरह इसके नीचे लगा हुआ होता है। हायोइड बोन की पेशियों द्वारा प्रस्तुत सामान्य कार्य क्या है? देखिए, हायोइड जो ग्रुप मसल्स हैं, हायोइड बोन्स होती हैं हमारे गले के अंदर, उनका काम क्या है? तो उनका काम है स्पीक वाइल स्वेलिंग, निगलते हुए जब हम बोलते हैं तब हायोइड बोन का जो मसल ग्रुप है वो काम करता है। उस मांसपेशी का नाम बताइए जो कुल जनसंख्या के केवल 8% लोगों में पाई जाती है। 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो उस मसल का नाम है स्टर्नालिस। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टर्नालिस। ये कहाँ पर होती है? ये देखिए, ये आपकी जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के साइड में ये मसल हमें पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नालिस। इसका नाम है स्टर्नालिस। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने? पॉपुलेशन के 8% लोगों में ये देखने को मिलती है। कौन सी मांसपेशी पसलियों से जुड़ी हुई नहीं होती है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा लेवेटर स्केपुली। डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर होती है ये देख लेते हैं। ये देखिए, हमसे ये पूछा गया था हमारी जो रिब्स हैं उनसे जुड़ी हुई नहीं होती, तो देखिए रिब्स से जुड़ी हुई नहीं है ये। यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ये लेवेटर स्केपुली। कौन सी मसल है? ये देखिए, ये रही, ये हमारी जो स्केपुला है, स्केपुला से ये कनेक्टेड है, और इसका नाम है लेवेटर स्केपुली। हमारे गर्दन के साइड में ये मसल होती है। कौन सी पेशी कंधों को मध्यम औसत घूर्णन देती है? वो देती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर। कहाँ पर होती है? हमारी चेस्ट है, चेस्ट के सामने की जो मसल हैं दो, वो पेक्टोरलिस मेजर होती हैं। इनके नीचे होती है पेक्टोरलिस माइनर। कौन सी मांसपेशी स्केपुला अस्थि के नीचे भाग से जुड़ी रहती है? क्या हमसे पूछा गया है कि लोअर पार्ट ऑफ द स्केपुला बोन वो जुड़ी होती है टेरेस मेजर। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्केपुला बोन हमने देख लिया था। हमारी पीठ के पीछे जो इस तरीके की हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं स्केपुला हड्डी या फिर स्केपुला बोन। इससे लोअर पार्ट में हमसे पूछा गया है कि लोअर पार्ट में कौन सी मसल जुड़ी होती है, तो वो होती है टेरेस मेजर। इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कौन सी पेशी 3 संधियों को पार करती है? एक हमें मसल का नाम बताना है जो कि 3 जॉइंट्स को पार करती है। राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप्स बारकी। सी इज द करेक्ट आंसर। बाइसेप्स बारकी ग्लेनोह्यूमरल, एल्बो और रेडियो अल्नर जॉइंट, इन तीनों को पार करती है। ये कहाँ पर होता है? तो देखो, ह्यूमरल का मतलब हो गया ये हमारे हाथ में होगी, हैंड में होगी। एल्बो मतलब हमारे कंधे में, एल्बो मतलब हमारी कोहनी के अंदर, और रेडियो अल्नर जॉइंट है रेडियस और अल्ना के बीच में। रेडियस और अल्ना कहाँ पर होती है? हमारे जो हाथ की बोन्स हैं, फोर आर्म की जो बोन है, आगे का जो हमारा हाथ होता है एल्बो से आगे
वहाँ की जो जॉइंट्स हैं उनमें रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ बाइसेप्स बार की जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है सब स्केपुलरिस पेशी का क्या कार्य है। तो वो क्या काम करती है, एवरेज शोल्डर रोटेशन हमें देती है। कहाँ पर होती है, ये देखिए शोल्डर एनाटोमी में। क्या नाम था मसल का, सब स्केपुलरिस। तो इसमें देखिए स्केपुला से आप समझ सकते हो स्केपुला हमारी पीठ के पीछे होता है और इसीलिए इसका नाम सब स्केपुलरिस है। शोल्डर को ये रोटेशन देती है, मतलब कंधों को ये घूर्णन का काम करती है। कहाँ पर है, ये देखिए ये हमारा स्केपुला मसल है। तो स्केपुला, ह्यूमरस, ये सारी बोन्स दी हुई हैं और हमसे पूछा गया था सब स्केपुलरिस। इस मसल की हम बात कर रहे थे। ये मसल कहाँ है, स्केपुला बोन के पीछे है। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो फिलहाल फिजिकल एजुकेशन मॉक टेस्ट के 8वें पार्ट में इतना ही। इसके साथ साथ अगर आपको और एमसीक्यूज टेस्ट चाहिए तो हमारी ऐप जो है स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए, वहाँ पर ऐप मिल जाएगी। ऐप में आपको सभी वीडियोज़ की PDF मिलेगी और इसके साथ साथ जो भी आपकी कोर्सेज हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड, अभी तक हमने कोर्स लॉन्च किए हैं और वो कोर्स आपको दिखाई देंगे। टॉपिक वाइज इसमें MCQs आपके करवाए जाएंगे फिजिकल एजुकेशन की। जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल से उसमें मॉक टेस्ट के फॉर्म में डाला गया है। तो आपको जैसा भी सही लगे आप एक बार ऐप को चेकआउट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।